हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी के 60+ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 300+ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, ऑप्शन बी है विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी है निगमन विधि और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों जो विधि हैं, आगमन विधि, विश्लेषण विधि और निगमन विधि, ये तीनों ही गणित शिक्षण की मुख्य विधियाँ हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? पहला ऑप्शन देखिए तर्क शक्ति, ऑप्शन बी है चिंतन शक्ति, ऑप्शन सी है समायोजन शक्ति और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक जो विकास होता है वो है तर्क शक्ति का, क्योंकि जब हम उसमें कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो तर्क वहाँ पर बेहद आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तर्क शक्ति। चलिए अगला प्रश्न है। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन देखिए मानसिक क्रियाओं पर बल, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर बल, गणित की महत्ता पर बल या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो गणित का शिक्षक होता है उसको गणित शिक्षण कराते समय मानसिक क्रियाओं पर, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर और गणित की महत्ता तीनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है। वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत का अनुसरण करती है, तो वह है। ऑप्शन देखिए प्रदर्शन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो चौथा जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो प्रदर्शन विधि जो है देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत का अनुसरण करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल है। ऑप्शन है घन, पिरामिड, शंकु या फिर उपर्युक्त सभी। तो गणित शिक्षण में घन, पिरामिड, शंकु ये सभी यूज किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है। गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन देखिए बालक के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी के लिए। तो गणित बालक के लिए, शिक्षक के लिए और व्यापारी सभी के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गणित महत्वपूर्ण है, तो गणित किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिए अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए, व्यापारी के लिए या फिर सभी के लिए। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की भांति है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। ऑप्शन है बीजगणित, अंक गणित, रेखा गणित या फिर ज्योतिष गणित। तो 8वां जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा जो है अंक गणित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। ऑप्शन देखिए समान रूप का, असमान रूप का, विभिन्न रूप का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गणित का जो ज्ञान है वो समान रूप का होता है, समस्त जगत में समान रूप का होता है। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, तो वो हर जगह ही 4 होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगला देखिए। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। ऑप्शन है नैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक या फिर उपर्युक्त सभी। तो 10 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है मूल्यांकन, मापन, सांख्यिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो ज्यामिति है इसका संबंध है मापन से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए अध्यापक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए?
ऑप्शन देखिए मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी है क्रियात्मक कार्य की प्रधानता। ऑप्शन सी है गणित में मनोरंजन को स्थान देना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 12 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो अगला प्रश्न है जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन है आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक या फिर सभी। तो 13 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जीवन की आर्थिक गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला है गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 14 जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो गणित के नियम एवं निष्कर्ष जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक दोनों ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर सभी। 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जो निगमन विधि है इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला है गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है यहाँ से आपको बताना है। साधारण शिक्षण विधि, असाधारण शिक्षण विधि, प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि या फिर मनोवैज्ञानिक विधि। 16 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि। अगला देखते हैं आगमन विधि में बढ़ा जाता है। तो ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर या फिर उपर्युक्त सभी। 17 का ऑप्शन ए सही जाएगा दोस्तों। तो आगमन विधि जो है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्रिया यानी कि टीचर एक्टिविटी है। ऑप्शन है समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, मूल्यांकन या फिर सभी। 18 का ऑप्शन डी सही जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान और गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। ऑप्शन देखिए गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है, गणित विज्ञान के हाथ पैर हैं, गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है या फिर ये सभी। 19 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। यानी कि गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है, ये भी सही है। गणित विज्ञान के हाथ पैर हैं, बिल्कुल सही है। गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंक गणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन होना चाहिए, स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है। अगला है स्कूल का सहकारी भंडार और अगला है उपर्युक्त सभी। 20 जो है इसका ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर जरूर करते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। ऑप्शन देखिए प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर ये सभी। 21 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। तो इनमें से बताना है किस विधि में उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। पहला ऑप्शन देखिए निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आगमन विधि ऐसी विधि है जिसमें उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। अगला देखिए गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री है। श्यामपट्ट, मॉडल, चित्र या फिर ये सभी। 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्यामपट्ट यानी कि इसको हम देख सकते हैं, मॉडल को देख सकते हैं और चित्र को भी हम देख सकते हैं। तो ये सभी जो हैं सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आगमन विधि का दोष है। तो ऑप्शन है इनमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता। अगला है इस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगला ऑप्शन है इनमें बालक को अधिक समय से कम ज्ञान प्राप्त होता है। और अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 24 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आगमन विधि के दोष हैं,
यानी कि इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं हो पाता, ये भी सही है। और इस विधि के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो आगमन विधि के द्वारा बालक को स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, बालक को अधिक समय से कम ज्ञान प्राप्त होता है। अगला ऑप्शन देखिए, गणित में निगमन विधि का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है। ऑप्शन है अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने में। अगला है बीज गणित में समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में। अगला ऑप्शन है ज्यामिति में किसी प्रमेय को हल करने में। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। 25 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो गणित में निगमन विधि का प्रयोग अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने में किया जाता है, और बीज गणित में समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में किया जाता है, और ज्यामिति में किसी प्रमेय को हल करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ज्ञान का विखंडन, ज्ञान का समग्र रूप, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, और अगला ऑप्शन है ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। 26 जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञान का विखंडन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पहले उदाहरण देना फिर उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यह किस विधि से संबंधित है। ऑप्शन है निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या फिर आगमन विधि। 27 का ऑप्शन ए सही जाएगा दोस्तों। तो निगमन विधि जो है इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है संख्या रेखा का निर्माण। अगला है वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना। अगला ऑप्शन है घरेलू हिसाब किताब रखना, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 28 का ऑप्शन ए सही जाएगा दोस्तों, यानी कि संख्या रेखा का निर्माण। प्रश्न 29 देखते हैं, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। ऑप्शन है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो 29 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्लेषण विधि जो है यह तार्किक प्रतिपादन की विधि है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 30 देखते हैं, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है। ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निगमन विधि जो है उच्च कक्षा में गणित की शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है। ऑप्शन है संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में या फिर ह्यूरिस्टिक विधि में। तो 31 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो विश्लेषण विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। ऑप्शन है ज्ञान का विखंडन, ज्ञान का समग्र रूप, ज्ञान का संयोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञान का विखंडन। प्रश्न 33 देखते हैं, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, यह कथन है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए प्रोफेसर युंग का, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी का, ऑप्शन सी है स्पेंसर का, और ऑप्शन डी है आर्यभट्ट का। 33 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर युंग। यह कथन किसका है, प्रोफेसर युंग का। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है। ऑप्शन देखिए सूत्र की स्थापना करना, मानसिक क्षमता बढ़ाना, सूत्र का प्रयोग करना या फिर इनमें से कोई नहीं। 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सूत्र का प्रयोग करना। निगमन विधि का उपयोग कहाँ पर है, सूत्र का प्रयोग करने में। अगला देखते हैं, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे पहले उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर विश्लेषण विधि। 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आगमन विधि। तो जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत छात्र असत्य तथा भ्रमपूर्ण परिकल्पनाओं का त्याग कर सत्य तथा शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करके नियम निर्धारित करते हैं।
ऑप्शन है संश्लेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, विश्लेषण विधि या फिर उपयुक्त सभी। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है इससे छात्र असत्य तथा भ्रमपूर्ण परिकल्पनाओं का त्याग कर सत्य तथा शुद्ध परिकल्पनाओं को ग्रहण करके नियम निर्धारित करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूरिस्टिक की व्युत्पत्ति हुई है तो ह्यूरिस्को से, यूरिडी से, ह्यूमस से या फिर इनमें से कोई नहीं। 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो ह्यूरिस्टिक की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूरिस्को से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यूरिस्को किस भाषा का शब्द है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन या फिर संस्कृत। 38 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ह्यूरिस्को जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न लेते हैं, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है प्राप्त करना, खोज करना, निष्कर्ष निकालना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि खोज करना। तो ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज करना। अगला देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। पहला ऑप्शन देखिए, स्वयं करके सीखना, अनुशासित रहते हुए सीखना, अनुभवों से सीखना या फिर परिश्रम से सीखना। 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि स्वयं करके सीखना। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रश्न। 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। चलिए प्रश्न 42 देखते हैं, मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि जो मूल्यांकन है उसके लिए जो उत्तम उपकरण है उनकी विशेषता होनी चाहिए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या और वैधता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन है छात्रों की उपलब्धि की जानकारी। अगला है शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन। अगला ऑप्शन है परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण और अगला ऑप्शन है सार्थक भविष्यवाणी। 43 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण, तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। और शेष जो है मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, यानी कि छात्रों की उपलब्धि की जानकारी, शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन और सार्थक भविष्यवाणी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मूल्यांकन की उपयोगिता है। ऑप्शन देखिए, बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं के सुधार के लिए या फिर सभी। 44 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मूल्यांकन की उपयोगिता है, बालकों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है और पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं में सुधार के लिए भी मूल्यांकन की उपयोगिता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन है एकाकी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, बहुउपयोगी प्रक्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन जो है सतत प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया? सतत। अगला देखते हैं, अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम का तात्पर्य है। ऑप्शन है पाठ्य वस्तु में संशोधन, अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, परीक्षा प्रविधियों में परिवर्तन। 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं हैं। ऑप्शन है मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं या फिर ये सभी। 47 का ऑप्शन डी से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षाएं मौखिक भी होती हैं, लिखित और प्रायोगिक सभी, ठीक है। अगला देखते हैं, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। क्या शर्त है? ऑप्शन देखते हैं, सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, व्यवहार परक और अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 48 का ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो एक उत्तम परीक्षण की शर्त क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति,
छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए और व्यवहारपरक होना चाहिए। अगला देखते हैं, विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है तो जिला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, कक्षा में या फिर इन सभी पर। 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो विचार गोष्ठी का आयोजन जिला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर या फिर कक्षा में भी किया जा सकता है। अगला देखते हैं, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है तो कौन सी समस्या है? अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, अध्यापक की शिक्षण में अरुचि, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना या फिर उपर्युक्त सभी। 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आगमन विधि जो है इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य हैं। ऑप्शन है दक्षता, ज्ञान, समझ या फिर उपर्युक्त सभी। तो 52 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गणित शिक्षण के जो उद्देश्य हैं दक्षता, ज्ञान और समझ सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित संबंधी समझ या बोध आने पर छात्रों में परिवर्तन का रूप होगा। ऑप्शन है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। अगला है विभिन्न दशाओं में समस्याओं को हल कर लेता है। अगला ऑप्शन है प्रत्ययों को संकेत में प्रकट करता है और अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 53 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न 54 देखते हैं, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। अगला ऑप्शन है विषयों में से संबंध दर्शाना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो गणित का जो पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए और विषयों में सहसंबंध दर्शाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की नींव आधारित है तो गणित पर, विज्ञान पर, मनोविज्ञान पर या फिर उपर्युक्त सभी। 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो विज्ञान की नींव जो है वो गणित पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, गणित विषय में अभ्यास कार्य है कैसा है? महत्वपूर्ण है, अनावश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो गणित विषय में अभ्यास कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है तो क्या लाभ है? ऑप्शन देखते हैं, अभ्यास कार्य से छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, गणित विषय में छात्रों की कुशलता बढ़ती है, इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है और उपर्युक्त सभी। 57 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ हैं? तो ऑप्शन है योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर। अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग। अगला ऑप्शन है स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन और अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 58 का ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ होते हैं? योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है और अवकाश के समय का सदुपयोग भी हो जाता है, यानी कि जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर भी समय बेकार नहीं जाता है और स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह कार्य देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत कठिनाइयों का विचार करके, छात्रों की रुचि व योग्यता अनुसार, कार्य की प्रकृति का ध्यान या फिर उपर्युक्त सभी। 59 का ऑप्शन डी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक का गुण है। ऑप्शन है विषय का ज्ञाता हो, शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान हो और ऑप्शन सी है बालकों की प्रकृति को समझ सकने वाला हो और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण की दृष्टि से अध्यापक का गुण क्या होता है? विषय का ज्ञाता होना चाहिए, शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और बालकों की प्रकृति को समझने वाला भी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में गणित संबंधी कमजोरी जानने से संबंधित उपाय है। ऑप्शन है गृह कार्य से छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। अगला है कक्षा में प्रश्न पूछकर
ऑप्शन सी है उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी उपाय। 61 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी उपाय। तो ये सभी उपाय करके छात्र जो हैं उनकी गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी विधि जो है उपचारात्मक नहीं है। ऑप्शन है विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां या फिर व्यायाम। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो व्यायाम जो है उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है। ऑप्शन है छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला है शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। अगला ऑप्शन है छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 63 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ क्या होता है, छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का ज्ञान का हमें पता चल जाता है, और शिक्षण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, और छात्रों के भविष्य में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनसे उनको बचाया जा सकता है। 64 देखते हैं, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन है प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, साल भर में एक बार, हर महीने बाद, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपचारात्मक कार्य जो है प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है गणित एक यथार्थ विज्ञान है। ऑप्शन बी है गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। ऑप्शन सी है गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 65 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें।